गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम निबंध साहित्य का इतिहास भाग 2 पढ़ेंगे। भाग 1 में मैंने आपको एक परिभाषा दी थी, दो क्वेश्चन दिए थे करने के लिए। एक, निबंध किसे कहते हैं, निबंध को परिभाषित करते हुए किन्हीं दो निबंधकारों के नाम लिखिए। ठीक। दूसरा क्वेश्चन था, पाश्चात्य समीक्षकों या पाश्चात्य विचारकों या पाश्चात्य निबंधकारों के अनुसार निबंध को परिभाषित कीजिए। तो इसमें क्या लिखे, किन किन की डेफिनेशन लिखे बेटा आपने? मॉन्टेन की लिखे, बेकन की लिखे, प्रिस्टले की लिखे, 3 लिखे हमने। ठीक हो गया था। अब आज हम क्या देखेंगे, भारतीय विचारकों के अनुसार। भारतीय विचारकों का यहाँ पे क्या अर्थ है अब, कि हमारे भारत के जो निबंधकार हैं वो। अभी हमने जो बेकन, प्रिस्टले, गार्डनर महोदय, जॉनसन या मॉन्टेन के बारे में देखे थे, ये क्या है बेटा, पाश्चात्य हैं। ठीक, ये अपने देश के नहीं है। अब भारतीय में क्या आ जाएंगे, जो अपने देश के, अपने हिंदुस्तान के। तो इनमें सबसे पहला नाम आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। यहाँ आपको क्या याद रखना है एक चीज, कि यदि कोई भी साहित्यकार, चाहे वह पाश्चात्य हो चाहे वह भारतीय हो, यदि कोई उसने परिभाषा दिया है तो आप उनकी परिभाषा में शब्दों में हेरफेर नहीं कर सकते। क्यों? जैसे कि जब हम किसी के नारे वगैरह पढ़ते हैं या किसी के कथन हम पढ़ते हैं कि जैसे महात्मा गांधी ने कहा था, फूट डालो और शासन करो। तो महात्मा गांधी ने कहा था, मतलब उन्होंने जैसा कहा है हमको क्या करना है, उसी चीज को एक्सेप्ट करना है। फूट डालो और शासन करो। अब हम वहाँ पे ये परिवर्तित नहीं कर सकते कि अंग्रेजों के साम्राज्य में फूट डालो और परिवर्तन करो। ठीक है, तो इसलिए उनकी जो भी परिभाषाएं होंगी हम क्या करेंगे, उन्हीं परिभाषाओं को जैसा उन्होंने कहा है बिल्कुल वैसा ही लिखेंगे। चलिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। क्या कहा है उन्होंने, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। कसौटी मतलब कसना। ठीक है। शुक्ल जी निबंध लेखन में व्यक्तित्व और अर्थात व्यक्तिगत विशेषता को ज्यादा महत्व देते हैं। किसको ज्यादा महत्व देते हैं? ये व्यक्तित्व को। अब यहाँ पे जब आप लिखेंगे तो क्या क्या लिखेंगे बेटा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यहाँ से लिखेंगे, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। ठीक। अब हम चलते बाबू गुलाब राय के अनुसार। कौन है बाबू गुलाब राय? याद है ना, अपने हमने नरसिंह नारायण में जो पढ़े थे, ये वही है। ये एक निबंधकार भी है। ठीक। इन्होंने निबंध को परिभाषित करते हुए क्या कहा है कि निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन मतलब खुद के, स्वच्छंदता मतलब स्वतंत्रता, सौष्ठव मतलब कसा हुआ, और सजीवता मतलब जीवित, तथा आवश्यक संगति और संबद्धता के साथ किया गया हो। निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव, सजीवता, आवश्यक संगति और संबद्धता, ये उनकी परिभाषाओं के मेन शब्द है, मुख्य शब्द है। ठीक है। इसके बाद जो तीसरी परिभाषा दी है हमको नलिन बिलोचन शर्मा के अनुसार, और चौथी जो दी है वो राजनाथ शर्मा के अनुसार, है ना। तो हमें क्या ये सब नहीं देखना है, हमें इन दो को ज़्यादा याद रखना है। एग्जाम में सबसे पहले आप पहले तीसरा क्वेश्चन लिखिए बेटा। तीसरा क्वेश्चन है आपका, भारतीय विचारकों के अनुसार निबंध को परिभाषित कीजिए। ठीक, लिख लिए। अब इसमें आप कैसे लिखेंगे आंसर?
नंबर 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, डैश करके डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा के लिख देंगे। उसके बाद नंबर 2 लिखेंगे बाबू गुलाब राय के अनुसार, उसमें आप डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा के कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से ना। निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। हो गया आपका ये तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज और है ना, अब ये मैंने एक फुल क्वेश्चन बना दी बेटा भारतीय विचारक वाला। अब ये इसको 2 मार्क्स में है ना या 1 मार्क्स में कैसे पूछता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निबंध को परिभाषित कीजिए। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निबंध को परिभाषित कीजिए। अब आपको अलग से नहीं लिखना है ये क्वेश्चन, हाँ, ये उसी में आ गया, चाहे वो लॉन्ग में पूछे आपसे, चाहे वो 2 मार्क्स का या 1 मार्क्स का पूछे। अब एक क्वेश्चन और इसका बनता है, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, यह परिभाषा किसकी है, या निबंध की इस परिभाषा को किसने दिया है। तो किसने दिया है बेटा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, अब अगला जो आपका ऑब्जेक्टिव बनता है, बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध को परिभाषित कीजिए, या बाबू गुलाब राय ने निबंध की क्या परिभाषा दी है। ये आपका बोर्ड में ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं बेटा, है ना, लिख लेंगे आप। हो गया, ये अपना पहला जो पेज था उसका कंप्लीट हो गया। ठीक, अब यहाँ पे आप एक 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन लिखिए, किन्हीं, लिख रहे हो ना, किन्हीं 5 पाश्चात्य निबंधकारों के नाम लिखिए। किन्हीं 5 पाश्चात्य निबंधकारों के नाम लिखिए। बना लिए, क्या लिखेंगे बेटा आंसर, सिर्फ आपको उनके नाम लिखना है। क्या लिखोगे, नंबर 1 मॉन्टेन, नंबर 2 जॉनसन, नंबर 3 बेकन, नंबर 4 गार्डनर महोदय, नंबर 5 प्रिस्टले। हो गया, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, किन्हीं 5, मैं 5 इसलिए लिखा रही हूँ बेटा, अगर 2 भी पूछता है तो आपको याद रहेगा, है ना, 3 भी पूछता है तो आपको याद रहेगा। कम से कम आप ये 5 याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। हो गया, अब इसके ऑब्जेक्टिव कैसे बनेंगे, मॉन्टेन वाला हो गया, बेकन वाला हो गया, प्रिस्टले वाला हो गया, इसके ऑब्जेक्टिव कैसे बनेंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव अलग से लिखने की जरूरत तो नहीं है, अब आपको नहीं है ना। क्या पूछेगा, देखो, निबंध विचारों, उद्धरणों और कथाओं का मिश्रण है, यह परिभाषा किसकी है। 4 ऑप्शन रहेंगे आपके पास, मॉन्टेन, बेकन, प्रिस्टले, शुक्ल, 4 ऑप्शन रहेंगे। ऑप्शन आपको सही वाला ऑप्शन लगाना है। ठीक, अब ये पूछ लिया, निबंध केंद्रीभूत ज्ञान के वे पृष्ठ हैं जिनमें विचारों की सहज अभिव्यक्ति होती है, यह परिभाषा किसकी है। यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन दे देगा, या फिर ब्लैंक में पूछ देगा तो बेकन ऑब्लिक प्रिस्टले, तो आपको क्या छाटना है, बेकन। बना लेंगे ना ऐसे ऑब्जेक्टिव, अलग से तो नहीं लिखना पड़ेगा आपको, नहीं ना। आगे बढ़े, चलिए। ये देखने की जरूरत नहीं है, पर यहाँ से बेटा आप एक सिर्फ कुछ ऑब्जेक्टिव बना लेना। कैसे ऑब्जेक्टिव बनाओगे, जैसे खालिस्तान, लिख लो, खालिस्तान आधुनिक, खालिस्तान गद्य की आधुनिक विधा है। खालिस्तान गद्य की आधुनिक विधा है, तो क्या है बेटा, निबंध। ठीक है, अगले बार अगला जो ऑब्जेक्टिव बनाओगे, खालिस्तान में मतलब निबंध में, है ना, खालिस्तान में हृदय और बुद्धि का समन्वय होता है। हृदय मतलब मन, बुद्धि मतलब सोच, तो किस में होता है बेटा, निबंध में। या
निबंध में खालिस्तान और खालिस्तान का समन्वय होता है, तो हृदय और बुद्धि का। या फिर आपको सही गलत में भी पूछ सकता है कि निबंध में हृदय और बुद्धि का समन्वय होता है, सही या गलत, तो सही। ठीक है, अगला बनाओगे। निबंध में संक्षिप्तता खालिस्तान एवं खालिस्तान होती है, या निबंध में संक्षिप्तता पूर्णता और खालिस्तान होती है। ठीक, या फिर सही गलत में पूछ लेगा आपको। ठीक है, चलिए बना लेंगे ना, हो गया। इसके बाद ये वाला ऑब्जेक्टिव बनाना एक। निबंधकार जीवन का खालिस्तान होता है। व्याख्याकार मतलब व्याख्या देने वाला, निबंधकार जीवन का व्याख्याकार होता है, या फिर खालिस्तान जीवन का व्याख्याकार होता है। निबंध या निबंधकार, निबंधकार बना लेंगे, हो जाएंगे आपके ऑब्जेक्टिव। ठीक है, चलिए पढ़ के देखते हैं आगे क्या बोला है। जिस प्रकार कविता में भाव पक्ष और कला पक्ष होते हैं, कविता जिसमें भाव पक्ष होता है, कला पक्ष होता है। भाव पक्ष में क्या होता है बेटा? भाव पक्ष में उस कविताओं की विशेषता होती है जिसमें भाषा के बारे में बताया जाता है, शैली के बारे में बताया जाता है कि इस कविता में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है, कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया है, क्या मुहावरे लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया गया है, किस प्रकार की शैली है, चित्रात्मक शैली है, वर्णनात्मक शैली है, व्यंग्य शैली है, कौन सी शैली है, इन सब चीज़ों को बताया जाता है। कला पक्ष में हम रस, छंद, अलंकार इसको बताते हैं। ठीक है, काव्य गुण। ठीक, तो जिस प्रकार कविता में भाव पक्ष और कला पक्ष होते हैं, उसी प्रकार निबंध में भी आंतरिक और बाह्य दो पक्ष होते हैं। आंतरिक और बाह्य। आंतरिक जो हमें दिखाई नहीं देता और बाह्य जो हमें दिखाई देता है। आंतरिक पक्ष के अंतर्गत क्या लिखेंगे? आंतरिक पक्ष के अंतर्गत लेखक के व्यक्तित्व, उसकी अनुभूति, उसके विचार, उसका ज्ञान, उसकी जीवन दृष्टि और किसी विषय या वस्तु के प्रति उसकी मानसिकता, उसकी सोच, बौद्धिक प्रतिक्रियाओं और संदेश का समावेश किया जाएगा। और बाह्य के अंतर्गत भाषा जो हमें दिखती है ना, भाषा, निबंध का आकार, निबंध की शैली, इस पर विचार किया जाता है। तो ये आंतरिक में क्या हो गए कि ये जो जितने भी भाव हैं, अनुभूति, विचार, ज्ञान, जीवन दृष्टि, मानसिकता, बौद्धिकता, ये हमें दिखता नहीं है, ये हमें उस निबंध को पढ़कर ग्रहण करना होता है। ठीक, और बाह्य में क्या होता है? भाषा, आकार और शैली, ये हमें दिखती है, किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है, निबंध का आकार कैसा है, उसमें कौन सी शैलियाँ ली गई है। ठीक, परिष्कृत भाषा, संक्षिप्तता, प्रवाहमयता, संप्रेषणीयता और प्रभावशाली अभिव्यंजना आदि निबंध के मूल तत्व हैं। इसे नहीं देखना है, मैंने आपको सिर्फ समझा दी। ठीक है, वैसे तो आंतरिक और बाह्य विविधता के आधार पर निबंध कई प्रकार के हो सकते हैं, क्योंकि व्यक्तित्व निबंध का मूल तत्व है। सबसे मूल तत्व व्यक्तित्व। अतः व्यक्ति को प्रमुख मानकर निबंध के दो भेद किए जा सकते हैं। व्यक्ति को निबंध मानकर, ठीक। नंबर 1, विषयी प्रधान या निजात्मकता, सब्जेक्टिव, इसमें लेखक का व्यक्तित्व सामने उभरता है। और दूसरा विषय प्रधान या परात्मक, मतलब ऑब्जेक्टिव, इसमें विषय उभर कर सामने आता है। तो यहाँ पे एक आप ऑब्जेक्टिव के रूप में बना लेना बस कि व्यक्ति को प्रमुख मानकर निबंध के कितने भेद किए गए हैं। व्यक्ति को प्रमुख मानकर निबंध के कितने भेद किए गए हैं, नाम लिखिए। बना लेंगे ना बेटा, मैं अलग से कुछ नहीं लिखाऊंगी। ठीक है, आप अपनी कॉपी, पेन, पेंसिल, रफ कॉपी लेकर ही बैठोगे जब आप ये वीडियो को देखोगे। ठीक, तो व्यक्ति को प्रमुख मानकर निबंध के कितने भेद? 2 भेद किए गए हैं। नंबर 1, विषय प्रधान या निजात्मकता। नंबर 2, विषय प्रधान या परात्मक। ठीक, अब जो अपना मेन चालू होता है वो है विषय के आधार पर निबंध के भेद। ठीक, इसे अच्छे से तैयार करना है, एग्जाम में आता है ये। अब आपको क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन सुन लीजिए कैसा पूछेगा।
विषय के आधार पर निबंध के कितने भेद हैं, नाम लिखिए। विषय के आधार पर निबंध के कितने भेद हैं, नाम लिखिए। तो आप क्या बताएंगे बेटा? विषय के आधार पर निबंध के 4 भेद हैं, वर्णनात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक, भावात्मक। ठीक है, देखो यहाँ क्या छुपा है, वर्णन धन आत्मक, विवरण धन आत्मक, विचार धन आत्मक, भाव धन आत्मक। सिर्फ नाम लिखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको जो अगला पूछेगा, विषय के आधार पर निबंध के कितने भेद होते हैं, नाम लिखकर किसी एक को समझाइए या किसी 2 को समझाइए। ठीक है, तो अगर किसी एक को समझाइए या 2 को समझाइए पूछता है तो अपने को पूरी तैयारी करना है। उसके बाद जो हम सरल लगेगा हम वो लिखेंगे। या अगर आपसे पूछ लिया कि वर्णनात्मक निबंध को समझाइए, या पूछ लिया कि विचारात्मक निबंध को समझाइए, या पूछ लिया कि भावात्मक निबंध को समझाइए, तब इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है, इन चारों में वर्णनात्मक जो निबंध है उसका संबंध होता है देश से, मतलब इसमें देश का वर्णन होता है। विवरणात्मक का संबंध होता है काल से, मतलब इसमें काल यानी समय का, देश काल वातावरण जो कहते हैं हम, उसका विवरण होता है। विचारात्मक में तर्क का, और तर्क कहाँ से आती बेटा, बुद्धि मतलब मस्तिष्क से। तो विचारात्मक में किसका संबंध होता है, तर्क से। और भावात्मक का संबंध होता है हृदय से, मतलब मन से। ये चारों लाइन को आप एक ऑब्जेक्टिव में बनाओगे। ठीक है, चारों को कहाँ में बनाओगे, ऑब्जेक्टिव में बनाओगे। वर्णनात्मक निबंध का संबंध खाली स्थान से होता है, विवरणात्मक निबंध का संबंध खाली स्थान से होता है, विचारात्मक निबंध का संबंध खाली स्थान से होता है, और भावात्मक निबंध का संबंध खाली स्थान से होता है। ये 4 ऑब्जेक्टिव हो गए। ठीक, ऑब्जेक्टिव आप बिल्कुल इकट्ठे बनाएंगे, ऐसा नहीं बीच बीच में बना रहे हैं, बीच बीच में ऐसा नहीं बनाओगे, है ना। चाहे तो आप पहले डिस्क्राइब वाले सारे क्वेश्चन लिख लो, और जब अपना चैप्टर एंड हो जाएगा उसके बाद आप आराम से पूरे ऑब्जेक्टिव एक साथ लिखो। ठीक, आप रफ में तब तक के नोट करते जाओ इसे। अब वर्णनात्मक निबंध क्या होता है? वर्णन धन आत्मक। सबसे पहले इसमें काहे का संबंध, किससे संबंध होता है बेटा, इसका देश से। अब देश में मौजूद या उपलब्ध सभी चीजों का, जैसे कि निबंधात्मक वर्णनात्मक निबंधों में प्रायः भूगोल मतलब देश का भूगोल, देश की यात्रा, देश की ऋतु, देश का तीर्थ स्थान, देश के दर्शनीय स्थान, अपने ही देश के पर्व या त्योहार, या अपना ही देश नहीं कोई भी देश हो सकता है ना, उसमें मनाए जाने वाले पर्व या त्योहार, वहीं का सभा सम्मेलन आदि विषयों का वर्णन होता है। ठीक है, वर्णनात्मक निबंधों में प्रायः भूगोल, यात्रा, ऋतु, तीर्थ, दर्शनीय स्थान, पर्व, त्योहार, सभा सम्मेलन आदि विषयों का वर्णन होता है। प्रमुखतः इन निबंधों में क्या किया जाता है, इन निबंधों में दृश्यों और स्थानों का वर्णन, जो हम ये इन सब चीजों का जो वर्णन कर रहे हैं, इनका वर्णन कल्पना में डूबते हुए, कल्पना। ठीक है, क्योंकि देखो यदि हम किसी यात्रा का वर्णन कर रहे हैं तो यात्रा का वर्णन जब हम करेंगे तो हमें कल्पना का सहारा लेना पड़ेगा। बिना कल्पना के तो हम किसी भी चीज का वर्णन नहीं कर सकते, ना ही हम कहानी बना सकते, ना ही हम कोई नाटक बना सकते। कुछ ना कुछ कल्पना वहाँ पे होगी। जैसे हम टीवी में भी देखते हैं ना, कोई भी सीरियल या पिक्चर यदि बनती है तो वहाँ पे हमको चेतावनी के रूप में क्या आता है कि यह घटना या इसके जो पात्र हैं काल्पनिक हैं। तो हम काल्पनिक का प्रयोग क्यों करते हैं बेटा, ताकि हमारा वो जो सीरियल या हमारी जो फिल्म है वो हम जिस उद्देश्य को लेकर दिखा रहे हैं वो सार्थक हो जाए। तो ऐसा ही जब हम वर्णनात्मक निबंधों को लिखते हैं तो इस समय हम क्या करते हैं, इसमें यात्रा, ऋतु, तीर्थ, दर्शनीय स्थान, पर्व, त्योहार, इनको हम क्या करते हैं बहुत यानी रोचक बनाने के लिए
हम इसमें कल्पना का भी सहारा लेते हैं। ठीक है, तो कल्पना में डूबते हुए सरल सजीव भाषा शैली के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, लेखक के द्वारा निबंध को रोचक और प्रभावशाली बनाने का पूरा प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो आप लिख लेंगे, नंबर 1 डालोगे आप वर्णनात्मक निबंध। इसके अंतर्गत क्या लिखोगे, इन निबंधों में प्रायः इन सब विषयों का वर्णन होता है। इन निबंधों में दृश्यों और स्थानों का वर्णन कल्पना में डूबते हुए सरल सजीव भाषा शैली के माध्यम से किया जाता है। लेखक के द्वारा निबंध को रोचक और प्रभावशाली बनाने का पूरा प्रयास किया जाता है। यस मैम। ठीक है, नंबर 2 विवरणात्मक निबंध। विवरण धन आत्मक। अब देखो, इसका संबंध कैसे होता है, काल मतलब समय से। उस समय कौन सा कार्य किया गया। इस प्रकार के निबंधों में वस्तु को उसके स्थिर रूप में ना देखकर उसके गतिशील रूप में देखा जाता है। इस लाइन को अच्छे से याद रखना। वो वस्तु स्थिर है लेकिन हम उसे स्थिर रूप में नहीं देखेंगे। स्थिर मतलब जो अपने स्थान पर स्थिर है, जो चल फिर नहीं रही है ना, तो हम उसे उस स्थिर रूप में ना देखकर उसे गतिशील रूप में देखेंगे, मतलब चलती फिरती रूप में देखेंगे। ये विवरणात्मक निबंध की खास विशेषता होती है। अब इसके अंतर्गत किन किन चीजों का वर्णन किया जाता है। शिकार, यदि हमने कोई शिकार किया तो उसका वर्णन करेंगे। पर्वतारोहण का वर्णन करेंगे, पर्वत पर हम चढ़ रहे हैं। दुर्गम प्रदेश की यात्रा, दुर्गम मतलब कठिन प्रदेशों की यात्रा का वर्णन करेंगे। साहसपूर्ण कार्यों का वर्णन करेंगे। किस रूप में, कलात्मक रूप में। ठीक है, जहाँ वर्णनात्मक निबंधों में दृश्यों का चित्रण अधिक होता है, मतलब दृश्यों को दिखाया जाता है, वहाँ विवरणात्मक निबंध में घटनाओं का वर्णन होता है। हम वर्णनात्मक निबंधों में दृश्यों को ज्यादा महत्व देते हैं, है ना। जैसे हम पर्व त्योहार का वर्णन कर रहे हैं तो हम वहाँ की सारी चीजों का वर्णन करेंगे। वहाँ के लोग, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के पर्व त्योहार कैसे मनाए जा रहे हैं, किन चीजों का प्रयोग किया जा रहा है। तो इसका वर्णन हम ऐसे करेंगे कि हमारे मस्तिष्क के सामने उसका दृश्य उपस्थित हो जाता है। और विवरणात्मक निबंधों में हम घटनाओं को महत्व देंगे कि शिकार करते समय किस प्रकार की घटना घटी, पर्वतारोहण करते समय किस प्रकार की घटना घटी, दुर्गम प्रदेश में जब हम यात्रा किए तब किस प्रकार की घटनाएं घटी। इस प्रकार की घटनाओं को महत्व दिया जाएगा। ठीक, तीसरा है विचारात्मक। इन निबंधों में बौद्धिक विवेचन की प्रधानता होती है, हमने पढ़े थे। इसका संबंध कैसे होता है, तर्क से। तर्क मतलब मस्तिष्क से, क्योंकि तर्क यानी सोचने समझने की शक्ति कहाँ होती है, मस्तिष्क में। तो इसको ऑब्जेक्टिव के रूप में भी लिख लेना, या फिर इसी को आप तैयार कर लोगे तो ये ऑब्जेक्टिव खुद ही तैयार हो जाएगा। इन निबंधों में बौद्धिक विवेचन की प्रधानता होती है। अब इसमें किन चीजों का वर्णन किया जाता है, दर्शन, आध्यात्म, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी आदि पक्षों या विषयगत पक्षों का विवेचन होता है। ठीक है, लेखक अपने अध्ययन, मनन, चिंतन के अनुसार तर्क वितर्क और खंडन मंडन का सहारा लेता हुआ विषय का प्रभावशाली ढंग से प्रतिपादन करता। यही तक लिखना है आपको इसको। ठीक है, अब इसमें तर्क वितर्क क्या होता है, खंडन मंडन क्या होता है बेटा। तर्क वितर्क, खंडन मंडन, जैसे पक्ष विपक्ष होता है ना, वाद विवाद, बिल्कुल वैसे। किसी को हम तर्क रूप में सार्थक मानते हैं, कोई उसे असार्थक कर देता है। कोई उसका खंडन करता है कि नहीं ये चीज नहीं होनी चाहिए, तो कोई उसका मंडन करता है कि यह चीज होनी चाहिए। ठीक, तो ये यहाँ तक लिखोगे। नंबर 4 भावात्मक। भाव, इसका संबंध हृदय से, भावनाओं से। ठीक, भावात्मक निबंधों में भाव तत्व की प्रधानता होती है, इसका संबंध हृदय से है। ठीक है, ठीक, बस इसमें इतना ही लिखना है। ठीक हो गया, चलिए ये आपका हो गया कंप्लीट। इतना ही, नेक्स्ट हम अगली बार देखेंगे। ठीक है, कल की तैयारी बेटा आपकी, कल 12 बजे से लेसन 2 नर से नारायण का टेस्ट होगा, तैयारी भी कीजिए आप। ठीक है, चलिए बाय बेटा।